नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं आज 27 मार्च है, तो 27 मार्च के करंट अफेयर्स हम करने वाले हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया? ऑप्शन आपके पास द ग्रेट खली, सुशील कुमार, बजरंग पुनिया या फिर योगेश्वर दत्त। चलिए इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट में दीजिए। इस क्वेश्चन को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया? विच इंडियन रेसलर हैज बीन इंट्रोड्यूस इन टू द हॉल ऑफ फेम 2021 बाय WWE? दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट में मुझे दीजिए। तो क्वेश्चन आपने देख लिया है क्या है। चलिए इसका आंसर है द ग्रेट खली। द ग्रेट खली को WWE ने भारतीय रेसलर WWE के द ग्रेट खली को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है। चलिए तो फिर से वापस देखते हैं। अब यहाँ पे काम की चीज़ हमको मिलती है कि द ग्रेट खली जो है ये इनका फेम नाम है, मतलब उनके लिए एक नाम रखा गया था पहचान के लिए, बल्कि इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है दिलीप सिंह राणा। दिलीप सिंह राणा इनका ओरिजिनल नाम है। ये पंजाब पुलिस में सिपाही भी थे। द ग्रेट खली के साथ अंडरटेकर और केन ने भी हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल होने की घोषणा की है। द ग्रेट खली ने साल 2006 के अप्रैल में स्मैकडाउन में एंट्री की थी। तो ये हॉल ऑफ फेम स्मैकडाउन क्या है, अगर आप ये WWE देखा करते हैं तो आपको पता होगा कि ये एक इवेंट हुआ करते हैं जिनमें जो रेसलर्स होते हैं, फाइटर होते हैं, वो एक ग्रुप होता है, एक इवेंट करा जाता है जिसमें वो फाइट करा करते हैं। एक जैसे चैंपियनशिप होती है ना, वैसे ही एक प्रकार का ये इवेंट हुआ करता है। इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्मैकडाउन क्या होता है, हॉल ऑफ फेम क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? रिसेंटली हु हैज वॉन गोल्ड मेडल इन 25 मीटर पिस्टल इवेंट इन ISSF वर्ल्ड कप? चलिए इसका आंसर दीजिए। हाल ही में किसने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है मनु भास्कर, चिंकी यादव, हिना सिंधु या फिर अपूर्वी चंदेल। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है चिंकी यादव। चिंकी यादव ने अभी हाल ही में वर्ल्ड कप में ISSF वर्ल्ड कप जो हुआ करता है शूटिंग के लिए होता है, ये 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम पर किया है। चिंकी यादव ने 24 मार्च 2021 को अनुभवी राही सरनोत के साथ मनु भास्कर को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम पर किया है। तो यहाँ पे एक काम की हमको मिलती है कि मनु भास्कर को इन्होंने पीछे किया है, इसलिए आपको एक और चीज़ बता दूं कि मनु भाकर भी हैं जिनको अभी रिसेंट में गोल्ड मेडल मिला है। किस में मिला है? शूटिंग स्पर्धा में गोल्ड मेडल मिला है। परंतु अब यहाँ पे चिंकी यादव ने 24 मार्च को अनुभवी रही हैं सारनोबत के साथ ही साथ मनु भाकर को भी पीछे करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम पे किया, जिसने भारत में ISSF विश्व कप की महिला 25 मीटर पिस्टल में तीनों पदक जीत लिए हैं। तो इसलिए ये एक नंबर पे आ गई हैं। चलिए चिंकी ने 2019 में दोहा में हुई 24वीं एशियाई चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहकर ओलंपिक कोटा भी जीता था। तो यहाँ पे एक और हमको काम की चीज़ मिली है कि चिंकी यादव ओलंपिक में भी क्वालिफाई कर रही हैं, वो जा रही है ओलंपिक में। अभी जो टोक्यो में ओलंपिक होने वाला है 2021-22 में जो होना है उसमें चिंकी यादव क्वालिफाई कर चुकी हैं। हमारे लिए एक गोल्ड क्वालिफाई एक फिक्स हो गया अब यहाँ पे। और इसके पहले 20 निशानों में 14 के स्कोर से आगे चल रही थी, उसके बाद मनु 13 अंकों से दूसरे स्थान पर आ गई हैं। तो यहाँ पे एक और काम की चीज मिलती है, 14 अंकों के साथ में चिंकी यादव एक नंबर पे काबिज हैं और 13 अंकों के साथ में मनु भाकर दूसरे अंक पे काबिज है। हाल ही में
किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है? Recently, which singer will be honored with the Maharashtra Bhushan Award, the highest award of the government of Maharashtra? चलिए इसका आंसर दीजिए। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सबसे उच्च कोटि का जो पुरस्कार है, सर्वोच्च सम्मान जो है महाराष्ट्र सरकार का, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, ये किसको दिया जा रहा है, किस सिंगर को दिया जा रहा है? ऑप्शन है आपका लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, आशा भोसले या फिर रानू मंडल। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको बता दूं, लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और आशा भोसले, ये तीनों बहनें हैं। तीनों बहनें, लता मंगेशकर को आप जानते ही होंगे, स्वर कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। उषा मंगेशकर इनकी सबसे छोटी बहन है और आशा भोसले जो है इनकी दूसरे नंबर की बहन है। मतलब लता मंगेशकर एक नंबर पे, आशा भोसले दूसरे नंबर की बहन और तीसरे नंबर की बहन है उषा मंगेशकर। और रानू मंडल के बारे में आपको बता दूं कि अभी पिछले साल ही, समझ लीजिए पिछले साल की ही बात है, एक स्टेशन पे गाने गाने वाली एक महिला थी, उसको हमारे अभी जो एक संगीतकार है उन्होंने उनको आगे बढ़ाया और उनको गाने रिकॉर्ड करवाए और इसको चलते हुए फेमस हुए थे। कुछ उनके गाने अच्छे भी थे और यूट्यूब और टिकटॉक वगैरह जो सोशल मीडिया ऐप हैं इन पर ये वीडियो उनके जो थे वो वायरल हुए थे। इसको लेके ये थोड़ा सा पब्लिसिटी इनको मिली थी, तो इसलिए यहाँ पे इनको रखा गया। चलिए इसका आंसर है आशा भोसले। आशा भोसले जी को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आशा भोसले, सिंगर आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सबसे सर्वोच्च कोटि का जो पुरस्कार है उनका महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस साल भोसले को इस पुरस्कार के लिए नामित किया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1996 से 96 से दिया जा रहा यह पुरस्कार राज्य के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को उसके उत्कृष्ट कार्यों और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन ये रहता है कि ये जो पुरस्कार है सिर्फ महाराष्ट्र में रहने वाले वहाँ के जो नागरिक हैं उनके लिए ही रहता है और किसी ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है जिसके कुछ कार्य जो होते हैं अच्छे होते हैं, उत्कृष्ट कार्य होते हैं, कुछ उपलब्धियाँ रहती हैं, चाहे वो सिंगिंग हो, खेल हो, राजनीति हो या फिर कोई वैज्ञानिक हो, मतलब कुल मिला के अच्छे काम, कुछ उपलब्धियां जो रहेंगी, कुछ अचीवमेंट रहते हैं जिनके, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। चलिए, केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कार्यकाल कितने साल के लिए और बढ़ा दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंसिपल साइंटिस्ट एडवाइजर के वी राघवन, जिसको बोल सकते हैं के विजय राघवन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज द टेन्योर ऑफ के विजय राघवन एक्सटेंडेड? चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या रहने वाला है? 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 1 साल? चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए, क्या रहेगा? केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? चलिए इसका आंसर है 1 साल। 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है के विजय राघवन जी का कार्यकाल। चलिए, उन्हें जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद 2018 में PSA नियुक्त किया गया था। PSA मतलब प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एडवाइजर। उनका अनुबंध 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, लेकिन अब इसे अप्रैल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है वापस। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जिसको IP बोला जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? इंडिया रैंक विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP इंडेक्स? ऑप्शन है 43, 60, 36, 44 या फिर 40वें स्थान पे। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका फुल फॉर्म और देख लेते हैं क्या है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये इसका लोगो है, आप इसको देख सकते हैं। आपको बताना है कि भारत इसमें कौन से स्थान पर है? 40वें स्थान पर है। भारत जो है 40वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वार्षिक संस्करण 23 मार्च 2021 को जारी किया गया। भारत 9वें बौद्धिक संपदा सूचकांक में 53वें बौद्धिक अर्थव्यवस्था में 40वें स्थान पर है।
तो यहाँ पे एक और काम की चीज हम क्या मिलती है कि भारत 9वें बौद्धिक संपदा सूचकांक में, मतलब ये 9वां इंडेक्स रहेगा जिसमें लगभग 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में लगभग टोटल यहाँ पे 53 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था, उसमें हमारा स्थान जो है वो 40वें स्थान पर है। यह सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। तो ये भी हमको काम की चीज मिलती है कि जो आईपी इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर निकालता है। यह पेटेंट के आधार पर 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों, आईपी संपत्तियों के व्यवसायीकरण, कॉपीराइट नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के अनुसमर्थन का मूल्यांकन करता है। यहाँ पे जो टर्म्स आ रहे हैं इनको आप समझिए। बौद्धिक संपदा अधिकार मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, मतलब अगर आपने कोई चीज इन्वेंट की है तो वो और उसका जो आइडिया है वो आपका है तो वो उस पर आपका अधिकार रहेगा। आईटी संपत्तियां, आईपी संपत्तियां भी वही चीज कहलाता है। व्यावसायीकरण से मतलब ये कि अगर आपकी कोई इनोवेशंस है, कुछ आपके इन्वेंशंस हैं, कुछ आपने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया है, कुछ भी आपने इन्वेंट किया है, उसका व्यावसायीकरण क्या होता है, कैसा आप करते हैं, क्या उसका लीगल प्रोसीजर होता है। कॉपीराइट नीतियां भी यही होती है कि भाई अगर कोई चीज़ मैंने बनाई है, जैसे कि ये बात कर रहा हूँ कि अगर मैं अपना वीडियो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ तो अगर कोई मेरा वीडियो कॉपी करता है और फिर उसको रिपब्लिश करता है तो कॉपीराइट एक्ट के तहत आता है। तो ये कॉपीराइट कहलाता है कि मतलब इस वीडियो के ऊपर या इस कंटेंट के ऊपर ये जो मैंने वीडियो बनाया है इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, तो ये कहलाता है कॉपीराइट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के अनुसमर्थन, इंटरनेशनल मार्केट में जो आप व्यापार करते हो, जैसे कि हम बात करते हैं हमारे भारत देश में कुछ चीज़ें जो हैं हम अमेरिका से खरीदा करते हैं और कुछ चीज़ें हम अमेरिका को बेचा करते हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। किसी एक मान लीजिए कोई इनोवेशन हुआ है, कोई दवाई बनी है मान लीजिए, उसको मैंने अमेरिका को बेचा, तो उसके लिए उस दवाई का पेटेंट मैंने कराया, तो कहाँ से कराऊंगा मैं, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है उसमें मेरे को रजिस्टर कराना पड़ेगा। फिर इसका व्यापार करूंगा तो क्या पॉलिसी रहेगी, ये सारी चीजें कौन देखता है, आईपी देखता है। हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिड़ला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यास सम्मान हर साल दिया जाता है। रिसेंटली विच सीनियर लिटरेचर हैज बीन अवॉर्डेड बाय द व्यास सम्मान, बहुत इंपॉर्टेंट सम्मान है ये, ऑन द बिहाफ ऑफ के बिड़ला फाउंडेशन न्यू दिल्ली। अब आपको एक और चीज बता दूं कि व्यास सम्मान जो है वो हमेशा साहित्यकार लोगों को ही दिया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास शरद पगारे, विष्णु प्रभाकर, अजय अग्रवाल या फिर मोहन त्रिपाठी। चलिए इसका आंसर लीजिए, क्या रहेगा, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान किसको दिया गया है? चलिए इसका आंसर है शरद पगारे। वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे को के बिड़ला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान वर्ष 2010 में आए उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया। यह सम्मान पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट हिंदी कृति पर दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे एक और हमको काम की चीज मिलती है कि व्यास सम्मान है, इसका टेन्योर क्या रहता है, लगभग 10 साल होने चाहिए आपको किसी भी एक मतलब बात ये करी जाती है कि 10 साल में, पिछले 10 साल के बीच में कोई एक अच्छा हिंदी का उपन्यास या कोई कृति, कुछ भी मतलब एक साहित्य होना चाहिए, हिंदी से उत्कृष्ट होना चाहिए, जिसको लोगों ने पसंद किया है, उनको चुना जाता है। तो यहाँ पे इस बार शरद पगारे जी को चुना गया है। और किस चीज के लिए चुना गया है ये सम्मान, उनकी कृति जो थी पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, 2010 में उनका ये उपन्यास आया था। किस देश ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानव अधिकारों की चिंता को उजागर करती यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया? विच कंट्री हैज co-sponsored a revolution led by the European Union highlighting the ongoing human rights concern in the Myanmar including the Rohingya? नेपाल, चीन, अमेरिका या फिर रूस। चलिए नेपाल की तो बात नहीं करती क्योंकि नेपाल सिर्फ अपने में से मस्त रहता है, उसको कोई लेने देना नहीं कौन क्या कर रहा है। चीन, अमेरिका और रूस, यही जो ऐसी कंट्रियां हैं, कुछ जैसे भारत भी ऐसा नहीं है, ये कंट्रियां हैं ये हमेशा दूसरों के बारे में देखा करती हैं कि क्या कौन कर रहा है, किस जगह पे क्या परेशानियां हैं, सारी चीजें। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर रहने वाला है अमेरिका। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र में 1 फरवरी से किए गए घटनाक्रमों को भी याद किया है।
UNHCR एक संयुक्त राष्ट्र संघ है जो दुनिया भर में मानव अधिकारों को बढ़ावा देती है और उनकी रक्षा भी करती है। चलिए, UNHCR क्या हो गया हमारा? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। इसका काम क्या है? पूरी दुनिया में मानव अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना, ये है। तो यहीं पे बात करी जाती है कि अमेरिका ने म्यांमार में चल रहे मानव अधिकारों की चिंता और साथ ही साथ में जो रोहिंग्या में जो समस्याएं चल रही हैं उसको देखते हुए यूरोपियन संघ के नेतृत्व में साथ में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन चलाया, एक इवेंट चलाया। इस क्षेत्रीय समूह के आधार पर 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए लगभग 47 सदस्य शामिल हैं। बिजली तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को किस शहर में ग्राम उजाला योजना लॉन्च की? पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर राजकुमार सिंह लॉन्च विलेज उजाला योजना इन विच सिटी ऑफ 24 मार्च 2021? दिल्ली, वाराणसी, रांची या फिर पटना? दोस्तों, आपसे फिर से मेरा निवेदन है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए और कमेंट में मुझे बताते चलिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि भाई सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। चलिए, इसका आंसर है वाराणसी। वाराणसी में बिजली एवं नवीनीकरण मंत्री जो हैं राजकुमार सिंह ने 24 मार्च को ग्राम उजाला योजना जो है वो लॉन्च की। ग्राम उजाला योजना 10 रुपए में ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया का सबसे सस्ता LED बल्ब प्रदान करती है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा काम किया गया है। हालांकि इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है। वो चुनाव अभी नज़दीक चल रहे हैं, हो सकता है फिर कहीं चुनाव होने हो तो ये सारी जो जनता को लुभाने वाली योजनाएं हैं वो बीजेपी की तरफ से ही हुआ करती हैं। इस योजना को कार्बन क्रेडिट के आधार पर वित्त पोषित किया जाएगा। चलिए, ये काम अच्छा हो रहा है यहाँ पे कि ये जो योजना है ग्राम उजाला योजना, जिसमें 10 रुपए पर LED बिजली प्रदान करने के लिए किया गया है। और साथ ही साथ में LED बल्ब से फायदा क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कम कंज्यूम होती है। आप कम पावर में, कम इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ले सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होना है? इससे फ़ायदा ये होना है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हुआ करती है वो बचेगी। अब वेस्ट होगी, वेस्ट हम कम कर रहे हैं तो क्या होगा? प्रोडक्शन भी हमारा क्या होगा? कंट्रोल में रहेगा। तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली घूम फिर के बात यहाँ आती है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो योजना जो है कार्बन क्रेडिट के आधार पर वित्त पोषित की जाएगी। वित्त पोषित मतलब फाइनेंस की जाएगी। इस योजना से ग्रामीण रोजगार के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। यह भारत के गांवों का उत्थान भी करेगा और जलवायु परिवर्तन शमन में योगदान भी देगा। तो दोस्तों, ये तो हमने देख लिया 27 मार्च के करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ में वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और आपसे एक और विनम्र निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कुछ चेंजेस हो या आपको कुछ लगता है कि चेंज होना चाहिए तो प्लीज़ निसंकोच होकर आप सुझाव दीजिए। कमेंट में मुझे बताइए कि क्या चेंजेस करना चाहते हैं या जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर। उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी या उस पर जो भी अगर आपके जो विचार जो हैं, आप सजेशन जो देते हैं अच्छे लगते हैं तो उस पर क्रियान्वयन किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। क्योंकि सुधार करना हम तभी सीख सकते हैं जब कोई हमको कुछ समझाएगा या बताएगा। जो कमी आपको लगती है प्लीज़ मुझे बताइए। ऐसे ही आप बने रहिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू।